जरा इस बारे में सोच कर देखिए कि कैसे एक बिल्कुल विशुद्ध गणितीय फॉर्मूले ने 70 साल पुराने नाटो गठबंधन की नींव हिला दी। सच में ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है ना? या फिर कैसे एक व्यापारिक फैसले ने दुनिया के सबसे शांत देशों में से एक का अपनी पड़ोसी महाशक्ति से भरोसा पूरी तरह से तोड़ दिया। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक ऐसे वैश्विक भूचाल को समझने जा रहे हैं जिसने कूटनीति, व्यापार और दशकों पुराने सैन्य गठबंधनों की परिभाषा ही बदल कर रखती है। बिल्कुल। और देखिए, ये सच में एक ऐतिहासिक मोड़ है। इस पूरी तस्वीर को गहराई से समझने के लिए हम आज कुछ बेहद महत्वपूर्ण और विविध स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, और वो स्रोत काफी दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प है। हमारे पास अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि यानी USTR की 2026 की वार्षिक रिपोर्ट है। इसके साथ ही इप्सोस का एक आंखें खोल देने वाला वैश्विक सर्वेक्षण भी है। और मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट का वो रिपोर्ट कार्ड भी है ना? हाँ, मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट MEI का रिपोर्ट कार्ड है, और साथ ही अनादुलू एजेंसी की ताजा अंतर्राष्ट्रीय समाचार रिपोर्ट और कूटनीतिक रणनीतियों पर लिखा गया एक बेहद अहम एकेडमिक शोध पत्र भी हमारी चर्चा का आधार रहेगा। यहाँ श्रोताओं के लिए स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारे इस गहन विश्लेषण का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा या किसी देश की नीति का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही बात है, हम पूरी तरह से तटस्थ हैं। बिल्कुल। श्रोतों में जो भी तथ्य, आंकड़े और रणनीतियां दी गई हैं, चाहे वे वामपंथी विचार हों या दक्षिणपंथी, हम केवल उनका एक निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं ताकि इस बदलती वैश्विक व्यवस्था के पीछे के विज्ञान और तर्क को समझा जा सके। हाँ, हमारा काम केवल ये देखना है कि ये नीतियां जमीन पर कैसे काम कर रही हैं और उनका जो वैश्विक असर हो रहा है वो क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे कुछ ऐसे समझिए जैसे आपके पास एक बहुत पुरानी, भारी भरकम और भरोसेमंद मशीन है। एक पुरानी मशीन। हाँ, ये मशीन दशकों से चल रही है, दुनिया भर के कारखानों और बाजारों को आपस में जोड़ रही है, लेकिन एक दिन ये तय किया जाता है कि इस मशीन के हर एक पुर्जे को खोलकर देखा जाए। मतलब हर एक हिस्से की जांच की जाए। बिल्कुल, ये जांचा जाए कि कौन सा पुर्जा आज इसी वक्त सबसे ज्यादा मुनाफा दे रहा है, और जो पुर्जा सीधा फायदा नहीं दे रहा उसे बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकाल फेंका जाए। ये तो बहुत ही सख्त रवैया है ना? और इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है एक ऐसी अमेरिका फर्स्ट नीति से जिसने व्यापार को एक कूटनीतिक हथियार में बदल दिया। और उस नीति की सबसे बड़ी मिसाल है 2 अप्रैल 2025 का दिन। 2 अप्रैल 2025? हाँ, इस दिन को आधिकारिक तौर पर लिबरेशन डे घोषित किया गया था, और एक कार्यकारी ऑर्डर जिसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14/2057 कहते हैं वो लागू किया गया। इस आदेश के जरिए इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA का इस्तेमाल किया गया। एक सेकंड रुकिए, ITEPA, जहाँ तक मुझे पता है ये कानून तो तब इस्तेमाल होता है जब देश पर कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय संकट आ जाए। बिल्कुल, जैसे युद्ध या आतंकवाद। हाँ, तो क्या व्यापारिक घाटे को ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया? यही तो। देखिए, यही इस पूरी रणनीति का सबसे विवादास्पद हिस्सा था। अमेरिका का जो व्यापारिक घाटा था उसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक सीधे खतरे के रूप में पेश किया गया। अच्छा। और इसी के आधार पर पूरी दुनिया से आने वाले आयात पर एक तरफा टैरिफ लगा दिए गए। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं, क्योंकि इस टैरिफ को लगाने के लिए जिस गणितीय फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया ना, वो अपने आप में एक अजूबा है। बिल्कुल एक अजूबा है। स्रोतों के अनुसार फॉर्मूला कुछ ऐसा था, अगर अमेरिका किसी देश से सामान खरीदता है यानी आयात करता है और उसे कम सामान बेचता है तो घाटे को आयात से भाग दीजिए और जो प्रतिशत आए उसका आधा टैरिफ के रूप में लगा दीजिए। श्रोताओं की सुविधा के लिए इसे एक आसान उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। हाँ जरूर। मान लीजिए अमेरिका किसी देश से $100 का सामान खरीदता है। ठीक है। लेकिन वो उस देश को अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बेचता। हाँ। तो अमेरिका का घाटा हुआ पूरे $100। सही बात है। अब फॉर्मूले के हिसाब से 100 को 100 से भाग दिया तो आया 1 यानी 100%। हाँ। और अब इसका आधा कर दीजिए तो वो हुआ 50%। बाप रे। और इसका जमीनी असर ये हुआ कि कंबोडिया जैसे विकासशील देश पर 49% का टैरिफ लग गया। सीधा 49%। हाँ, वियतनाम पर 46% और लेसोथो जैसे एक बेहद छोटे से अफ्रीकी देश पर तो सीधा 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया गया। ये आंकड़े सच में डराने वाले हैं, है ना? लेकिन यहाँ स्रोतों में एक ऐसी बात है जो किसी के भी गले नहीं उतरती।
इस पूरी गणितीय सजा से रूस, क्यूबा और उत्तर कोरिया जैसे देशों को पूरी तरह छूट दे दी गई। सुनने में बहुत अजीब लगता है। बहुत अजीब है। लेकिन देखिए, इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि इन देशों के साथ या तो पहले से ही भारी आर्थिक प्रतिबंध लागू हैं या फिर इनके साथ अमेरिका का व्यापार ना के बराबर है। अच्छा, तो उन पे फॉर्मूला लगाने का फायदा नहीं था। बिल्कुल, विशुद्ध फॉर्मूले के हिसाब से उन पर नया टैरिफ लागू करने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा था। लेकिन अर्थशास्त्रियों ने तो इस पर भारी हंगामा किया था ना? बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था। और यहीं पर मेरा एक सवाल है। स्रोतों में अर्थशास्त्रियों की जो आपत्तियां हैं, उन्हें देखकर मुझे लगता है, क्या ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है जैसे कोई व्यक्ति किसी किराने की दुकान के साथ अपने व्यापार घाटे को लेकर चिंता करने लगे? किराने की दुकान? हाँ, मतलब मैं किराने वाले को हर महीने पैसे देती हूँ और वो मुझे राशन देता है। तकनीकी रूप से मेरा उसके साथ एक ट्रेड डेफिसिट या व्यापार घाटा है। क्योंकि वो आपसे कुछ नहीं खरीद रहा। बिल्कुल, वो मुझसे कुछ नहीं खरीद रहा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो मुझे लूट रहा है। क्या ये विशुद्ध गणितीय दृष्टिकोण वास्तविक दुनिया की जो सप्लाई चेन है उसकी अनदेखी नहीं करता? देखिए, यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इस नीति ने जानबूझकर पिछले 40 सालों के जो पारंपरिक व्यापार सिद्धांत थे उन्हें कूड़ेदान में डाल दिया। बिल्कुल, किनारे कर दिया। पारंपरिक अर्थशास्त्र हमेशा यही सिखाता है कि व्यापार एक विन विन स्थिति है, दोनों का फायदा है। सही बात है। लेकिन लिबरेशन डे के बाद व्यापार को एक जीरो सम गेम बना दिया गया। जीरो सम गेम यानी एक का फायदा दूसरे का नुकसान। एकदम सही। यानी अगर किसी देश के साथ व्यापार घाटा है तो इसका मतलब है कि वो देश हमारी कीमत पर अमीर हो रहा है। और इसके तात्कालिक परिणाम तो विनाशकारी थे। बहुत ज्यादा। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं पूरी तरह चरमरा गईं और इसी झटके के कारण 2025 का शेयर बाजार बुरी तरह क्रैश हुआ था। और ये मामला सिर्फ बाजार तक नहीं रुका था, ये अदालत तक भी पहुंचा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई थी। फरवरी 2026 में, यानी हाल ही में, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इन टैरिफ्स को पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित कर दिया। अदालत ने साफ कह दिया कि आप व्यापारिक घाटे को राष्ट्रीय आपातकाल का नाम देकर मनमाने ढंग से कानून का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा फैसला था, लेकिन जमीनी हकीकत देखिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया तब तक अमेरिकी सरकार इन टैरिफ्स के जरिए $166 बिलियन वसूल चुकी थी। $166 बिलियन। हाँ, और अब उस भारी भरकम रकम को वापस करने यानी रिफंड की एक बेहद जटिल और लंबी प्रक्रिया चल रही है। हालांकि USTR की 2026 की रिपोर्ट इस सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखाती है। रिपोर्ट के अनुसार ART यानी अग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल ट्रेड कार्यक्रम लागू होने के बाद अमेरिकी निर्यात में $199.8 बिलियन की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई। एक बहुत बड़ा उछाल था। और सबसे बड़ी बात, दशकों बाद अमेरिका ने स्टील उत्पादन में जापान को पछाड़ दिया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। एक तरफ कानूनी हार और बाजार का क्रैश है, तो दूसरी तरफ उन घरेलू उद्योगों का पुनरुद्धार है जिन्हें बचाने के लिए पूरी कवायद शुरू की गई थी। लेकिन देखिए, जब आप दुनिया के साथ हर लेन देन को सिर्फ एक गणितीय पैमाने पर तौलने लगते हैं तो इसका असर सिर्फ अर्थशास्त्र तक सीमित नहीं रहता। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप अपने ही व्यापारिक भागीदारों और सहयोगियों के साथ पाए का हिसाब कर रहे हैं तो जाहिर है कि ये जो कैलकुलेटर वाली मानसिकता है ये कूटनीति और सुरक्षा समझौतों में भी झलकेगी। और झलकी भी है। हाँ, जब बात मध्य पूर्व के ताजा संकट की आई तो ठीक यही हुआ। अनादोलू एजेंसी की रिपोर्ट इस बात का एक बहुत ही जीवंत और खतरनाक उदाहरण पेश करती है। मार्च 2026 के ताजा हालात ही देख लीजिए। ईरान की तरफ से मध्य इजराइल की ओर सीधे मिसाइल हमले हुए। UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने 5 बैलिस्टिक मिसाइलों और 17 ड्रोनों को हवा में ही नष्ट करने यानी इंटरसेप्ट करने की पुष्टि की। और लेबनान में भी तो भारी राजनीतिक उथल-पुथल है। बिल्कुल, वहां उन्होंने ईरानी राजदूत को अवांछित यानी पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करके देश से निकाल दिया है। और इस पूरी अफरा तफरी के बीच हरमुज जल डमरू मध्य का मुद्दा सामने आता है। श्रोताओं के लिए ये जानना जरूरी है कि ये दुनिया का वो संकरा समुद्री रास्ता है जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। बहुत ही रणनीतिक जगह है वो। हाँ, अमेरिका ने इसे सुरक्षित करने और फिर से खोलने के लिए अपने नाटो सहयोगियों से मदद मांगी, लेकिन 70 साल पुराना ये सैन्य गठबंधन सिर्फ एक संघर्ष पर इतनी तेजी से कैसे बिखर सकता
करता है। ये सच में सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ यूरोप का अहंकार है या उन्हें सच में लगता है कि अमेरिका उन्हें एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो नाटो देशों का ये सीधा इनकार रातों रात नहीं हुआ है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है और जर्मनी के रक्षा मंत्री का बयान इस मानसिकता को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, ये हमारा युद्ध नहीं है। बाप रे, इतना सीधा जवाब। हाँ, स्पेन ने तो एक कदम और आगे बढ़कर इसे एक अवैध युद्ध करार दिया और अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। और यूके का क्या रुख रहा? यूके, जो हमेशा अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहा है, उसने भी स्पष्ट रूप से खुद को इस सैन्य अभियान से दूर कर लिया। मतलब जिन सहयोगियों के साथ मिलकर दशकों तक युद्ध लड़े गए, वे अभी कदम भी आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। इसका मुख्य कारण ये है कि यूरोपीय देशों का ये मानना है कि अमेरिका अब पहले एक तरफा फैसले लेता है, संकट पैदा करता है और फिर उम्मीद करता है कि उसके सहयोगी आंख मूंद कर अपने संसाधन और सेना भेज दें। तो यूरोप का ध्यान अभी कहाँ है? यूरोप की वर्तमान प्राथमिकता यूक्रेन है। वे अपने संसाधनों को मध्य पूर्व की एक ऐसी लड़ाई में नहीं झोंकना चाहते जिसकी रणनीति बनाने में उनकी कोई हिस्सेदारी ही नहीं थी। और इसके जवाब में अमेरिका भी अपने रुख में बदलाव कर रहा है। वो अब व्यापक जुड़ाव यानी हर जगह मौजूद रहने की नीति से हटकर चयनात्मक जुड़ाव की ओर बढ़ रहा है। चयनात्मक जुड़ाव यानी सिलेक्टिव एंगेजमेंट। बिल्कुल, जिसका सीधा सा मतलब है जहां फायदा दिखेगा वहीं जुड़ेंगे। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब सैन्य गठबंधनों में ये भावना आ जाए कि हर मुद्दे पर साथ खड़े होने की गारंटी नहीं है, तो अविश्वास का जन्म होता है। एकदम सही। इसे एक रूपक से समझते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे जब आपको अपने मुख्य बैंक पर भरोसा नहीं रहता और आपको लगता है कि वो कभी भी नियम बदल सकता है, तो आप अपने पैसे को डूबने से बचाने के लिए दूसरे बैंकों में भी खाते खोलना शुरू कर देते हैं ताकि जोखिम कम हो सके। ताकि एक जगह निर्भर न रहना पड़े। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की दुनिया में इसे हेजिंग कहते हैं। आपने इस रणनीतिक बदलाव को बहुत ही सटीक तरीके से समझाया। मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट की फरवरी 2026 की जो रिपोर्ट कार्ड है ना, वो इस हेजिंग और अमेरिका की गिरती कूटनीतिक साख का पूरा कच्चा चिट्ठा हमारे सामने रखती है। उस रिपोर्ट कार्ड के ग्रेड्स क्या कहते हैं? इस रिपोर्ट कार्ड में अमेरिका की इजराइल फिलिस्तीन नीति को डी से बढ़ाकर सी ग्रेड दिया गया है। अच्छा, थोड़ा सुधार हुआ है। हाँ, और इसका श्रेय मुख्य रूप से अक्टूबर 2025 के गाजा संघर्ष विराम और उसके बाद बनी बोर्ड ऑफ पीस को जाता है। लेकिन बाकी जगहों पर तो रिपोर्ट कार्ड लाल स्याही से भरा पड़ा है। बिल्कुल। सीरिया और लेबनान के मोर्चे पर बी ग्रेड मिला है, लेकिन यमन के मामले में सीधा एफ ग्रेड। एकदम फेल। और जून में ईरान के साथ जो 12 दिवसीय युद्ध हुआ, भले ही उस युद्ध में ईरान के परमाणु और सैन्य बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया गया, फिर भी कूटनीतिक दिशा इतनी अस्पष्ट थी कि उसे डी ग्रेड ही दिया गया। और देखिए, ये जो डी ग्रेड है ना, ये बहुत कुछ कहता है। ये साबित करता है कि सिर्फ सैन्य ताकत से आप इमारतें तो गिरा सकते हैं, लेकिन लंबी नीतियां नहीं बना सकते। सही बात है। और जब कूटनीतिक दिशा स्पष्ट नहीं होती, तो आपके अपने सहयोगी भी घबरा जाते हैं। रिपोर्ट बताती है कि भारत और यूएई के बीच और उधर सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच नए और गहरे रक्षा समझौते हो रहे हैं। मतलब ये देश अब दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं। बिल्कुल, ये वो देश हैं जो दशकों से किसी न किसी रूप में अमेरिकी सुरक्षा छतरी पर निर्भर थे, लेकिन अब वे अपने गठबंधनों में विविधता ला रहे हैं। और ये अविश्वास सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है। इप्सोस के 2025 के वैश्विक सर्वेक्षण के आंकड़े इस अविश्वास की गहराई को और डरावना बना देते हैं। वो आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं, है ना? दुनिया भर में अमेरिका के सकारात्मक प्रभाव की धारणा 59% से गिरकर 46% पर आ गई है। लेकिन जो आंकड़ा मुझे सबसे ज्यादा चौंकाता है वो है कनाडा का। कनाडा के आंकड़े? हाँ, कनाडा जो अमेरिका का सबसे शांत, सबसे करीबी पड़ोसी है, वहाँ ये सकारात्मक धारणा 52% से गिरकर सीधे 19% पर आ गई है। ये एक अभूतपूर्व गिरावट है, 52 से सीधे 19%। अगर कनाडा का भरोसा 19% पर आ गया है, तो इसका मतलब है कि आग सिर्फ व्यापारिक समझौतों तक सीमित नहीं है। ये सांस्कृतिक और कूटनीतिक विश्वास के उस धागे को भी जला रही है जो पीढ़ियों से बुना गया था। और इसी सर्वेक्षण का एक और हिस्सा है जो इतिहास में पहली बार दर्ज हुआ है। वो क्या है? एक दशक में पहली बार दुनिया के 49% लोगों ने चीन को अमेरिका से अधिक सकारात्मक प्रभाव वाले देश के रूप में देखा है। बाप रे, चीन को अमेरिका से ऊपर रखा गया? हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये वैश्विक शक्ति संतुलन में एक बहुत बड़ा भूचाल है।
ये सब सुनकर एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है। दुनिया भर में फैल रहा ये अविश्वास, नाटों का बिखरना, व्यापार युद्ध, क्या ये सब सिर्फ एक बेकाबू हो चुकी अराजकता है या फिर इसके पीछे कोई बेहद गहरी सोची समझी कूटनीतिक रणनीति काम कर रही है? और यहीं पर हमारे स्रोतों में शामिल एकेडमिक शोध पत्र एक पुरानी थ्योरी को सामने लाता है, मैडमैन थ्योरी। हाँ, मैडमैन थ्योरी। यह थ्योरी कूटनीति के अध्ययन में हमेशा से चर्चा का विषय रही है। रिचर्ड निक्सन ने शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के दौरान इसका सबसे मशहूर इस्तेमाल किया था। तो ये थ्योरी आखिर है क्या? इस सिद्धांत के अनुसार एक नेता दुनिया के सामने और विशेष रूप से अपने दुश्मनों के सामने खुद को जानबूझकर अत्यधिक अप्रत्याशित और चरम सीमा तक जाने वाला व्यक्ति दिखाता है। अप्रत्याशित मतलब अनप्रेडिक्टेबल। तो बुनियादी तौर पर ये कूटनीति का मुझे मत रोको मैं कुछ भी कर सकता हूँ वाला रवैया है। बिल्कुल, एकदम सटीक कहा आपने। जैसे किसी मोहल्ले की लड़ाई में कोई अपनी ही शर्ट फाड़ ले ताकि सामने वाला ये सोचकर डर कर भाग जाए कि ये आदमी तो पागल है, ये किसी भी हद तक जा सकता है। हाँ, इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि विरोधी देश डर जाएं। उन्हें लगे कि तर्क और सामान्य कूटनीति अब काम नहीं करेगी और इसी डर के मारे वे बिना लड़े ही बातचीत की मेज पर आएं और बड़ी रियायतें दे दें। शोध पत्र यह सवाल उठाता है कि क्या रूस यूक्रेन युद्ध में इसी मैडमैन थियरी का नया संस्करण इस्तेमाल किया जा रहा है? उदाहरण के तौर पर अप्रैल 2025 में यूक्रेन के साथ हुआ वो खनिज संसाधन समझौता, हाँ, मिनरल रिसोर्सेज एग्रीमेंट, और उसी दौरान यूरोपीय सैनिकों को संघर्ष क्षेत्र में तैनात करने की खुलेआम धमकी देना, ये कदम निक्सन की रणनीति से काफी मिलते जुलते लगते हैं। एक अप्रत्याशित रुख अपनाकर इतना दबाव बनाना कि सामने वाला झुक जाए। लेकिन देखिए, इस रणनीति में एक बहुत बड़ा अंतर्विरोध है। अंतर्विरोध? कैसा अंतर्विरोध? और यही वो जगह है जहाँ चीजें खतरनाक हो जाती हैं। एक तरफ आप मैडमैन की तरह व्यवहार कर रहे हैं ताकि लोग आपसे डरें, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आपकी पूरी विदेश नीति सिर्फ और सिर्फ लेन देन यानी ट्रांजैक्शनलिज्म पर टिकी है। आप हर चीज को डॉलर और सेंट्स में तौल रहे हैं। अरे हाँ, ये तो सच में विरोधाभासी है। बिल्कुल है। अगर आप एक कैलकुलेटर लेकर चल रहे हैं तो सामने वाला ये जान जाएगा कि आप अंततः वो ही करेंगे जिसमें आपको आर्थिक फायदा होगा। सही कहा। और इससे उस मैडमैन वाली छवि का डर तो एकदम खत्म हो जाता है। मेरी एक और शंका है, 1960 के दशक में जब निक्सन ने ये खेल खेला था तब अमेरिका एक निर्विवाद महाशक्ति था। लेकिन आज की बहुध्रुवीय या मल्टीपोलर दुनिया में क्या ये खेल खेलना एक बहुत बड़ा दांव नहीं है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और जो शोध पत्र के आंकड़े हैं ना, वो आपकी शंका को एकदम सही साबित करते हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? 1960 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था चीन की अर्थव्यवस्था से 22 गुना बड़ी थी, पूरे 22 गुना। अरे बाप रे! लेकिन 2020 तक आते आते ये अंतर केवल 1.3 गुना रह गया है। सिर्फ 1.3 गुना? ये तो बहुत कम है। क्योंकि कोई भी देश आपको चुनौती देने की स्थिति में नहीं होता। लेकिन आज जहां चीन और अन्य क्षेत्रीय शक्तियां मजबूत हैं, वहां ये रणनीति न सिर्फ उल्टी पड़ सकती है बल्कि इसके परिणाम भी भयावह हो सकते हैं। और भयावह परिणामों में सबसे बड़ा डर तो परमाणु हथियारों के प्रसार का है। बिल्कुल, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। शोध पत्र में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि जब सहयोगी देशों को लगने लगता है कि उनकी सुरक्षा गारंटी कमजोर पड़ रही है, हाँ, और उन पर कभी भी कोई व्यापारिक फॉर्मूला लागू हो सकता है, तो वो खुद को सुरक्षित करने के लिए अंतिम विकल्प की ओर देखते हैं। दक्षिण कोरिया और यूक्रेन जैसे देश जो हमेशा से बाहरी सुरक्षा छतरी पर निर्भर रहे हैं, अब खुले तौर पर अपने स्वयं के परमाणु हथियार विकसित करने पर विचार कर रहे हैं। ये दुनिया के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर छोटे बड़े देश के पास परमाणु हथियार हो। कुछ अरब डॉलर बचा लें या स्टील उत्पादन में नंबर 1 बन जाएं। लेकिन जब आप अपने सहयोगियों का विश्वास खो देते हैं तो आप खुद को वैश्विक मंच पर पूरी तरह से अलग थलग कर लेते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? चलिए इस पूरी चर्चा के तारों को एक साथ जोड़ते हैं। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे 2 अप्रैल 2025 के लिबरेशन डे टैरिफ के एक विशुद्ध गणितीय फॉर्मूले ने
दशकों पुराने पारंपरिक व्यापारिक सिद्धांतों को पलट कर रख दिया। सही कहा। हमने यह भी समझा कि कैसे इसी जीरो सम मानसिकता ने नाटो जैसे मजबूत सैन्य गठबंधन में इतनी बड़ी दरारें पैदा कर दी कि सहयोगी देशों ने हरमुज जलडमनो मध्य जैसे अहम मोर्चे पर साथ चलने से साफ इनकार कर दिया। और हमने उस हेजिंग की प्रक्रिया को भी गहराई से समझा, जहां दुनिया भर के देश, चाहे वो कनाडा हो या भारत, अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। मैडमैन थ्योरी और लेन देन की नीति का ये अजीबोगरीब मिश्रण एक ऐसा माहौल बना रहा है जहां परमाणु हथियारों के प्रसार का खतरा अब केवल किताबों की बात नहीं रही, बल्कि एक जमीनी हकीकत बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति सचमुच एक नए, धुंधले और बेहद अनिश्चित दौर से गुजर रही है। उस पुरानी मशीन के पुर्जे पूरी तरह से खोले जा चुके हैं और अब जो नया ढांचा बन रहा है वो किसी को स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहा। सब कुछ बहुत अनिश्चित है अभी। लेकिन इन सब के बीच श्रोताओं के लिए ये एक बहुत ही गंभीर और सोचने वाली बात है। यदि दुनिया का हर देश अमेरिका की तर्ज पर ही विशुद्ध रूप से सिर्फ लेन देन और अप्रत्याशित रणनीति को अपनी विदेश नीति का मूल आधार बना ले तो क्या होगा? ये तो एक डरावनी कल्पना है। क्या भविष्य की ये वैश्विक व्यवस्था कूटनीति और समझदारी के मंच के बजाय एक शेयर बाजार की तरह नहीं बन जाएगी? शेयर बाजार? हाँ, एक ऐसा बाजार जहाँ लंबी अवधि के रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है, जहाँ केवल आज का मुनाफा देखा जाता है और जहाँ हर पल, हर मिनट एक नया क्रैश होने का, एक नए युद्ध का डर बना रहता है। सोचिए, क्या ऐसी लगातार घबराहट और अनिश्चितता से भरी दुनिया में कोई स्थायी शांति कभी संभव हो पाएगी? देखिए, जब विश्वास की जगह सिर्फ मुनाफे का गणित ले लेता है ना, तो किसी भी व्यवस्था का लंबे समय तक टिके रहना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस विषय पर और गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।